हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं और सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और फिर 9 PM पे हम लोग उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एंड इसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस के मॉडल आंसर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने GS3 से 2 क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से है और दूसरा क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। वन बाय वन दोनों ही क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या पूछा गया, किस तरह से हमको उसको एड्रेस करना है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे आखिर में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे उन्होंने अच्छा किया है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर से पूछा गया है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? अब दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपके इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होगी एंड क्योंकि काफ़ी सारी डायमेंशन आपको एड्रेस करनी है तो केवल रिलेवेंट एंड नेसेसरी पॉइंट्स ही आप लिखिए। अगर आप अननेसेसरी पॉइंट लिखेंगे तो आपकी कोई ना कोई डायमेंशन छूट जाएगी। देखिए पूछा क्या क्या गया है, किस तरह से सब्सिडी अफेक्ट करती है क्रॉपिंग पैटर्न को, ये बताना होगा, क्रॉप डाइवर्सिटी को एंड इकोनॉमी को। एंड दोस्तों, जहाँ तक अफेक्ट की बात है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही अफेक्ट आपको बताने होंगे। देन अगला पार्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, MSP एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये आपकी अलग डायमेंशन होगी जिसको आपको एड्रेस करना होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, देन सिग्निफिकेंस क्या है, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन सब्सिडी के ऊपर, तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप बताइए कि सब्सिडी क्या होती है। तो आप उसको डिफाइन कीजिए, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उसको सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपके पास कोई करंट अफेयर है जैसे कि 2018-19 में इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था, तो इससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद अगली डायमेंशन आती है इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन क्रॉपिंग पैटर्न। अब फ्रेंड देखिए, ये बात तो तय है कि जिस क्रॉप पे ज़्यादा सब्सिडी होगी उस क्रॉप को ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, तो यही आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, बिना उसके आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो जितने एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं उतना ही आपका आंसर एनरिच होगा। जैसे कि आप शुगर केन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महाराष्ट्र में इस पे सब्सिडी ज़्यादा है तो इस क्रॉप को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। पंजाब हरियाणा में आप राइस और वीट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन क्रॉप डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, अगर सब्सिडी केवल 1 या 2 क्रॉप पे ही दी जा रही है तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर सब्सिडी डाइवर्सिफाइड है तो क्रॉप डाइवर्सिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको लिखने होंगे। आप राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्योंकि वहाँ पे वीट पे ज़्यादा MSP है तो लोग वीट ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी कम हो रही है, जो मिलेट्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कर्नाटका का, वहाँ पे जो सब्सिडी है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है तो उससे क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। देन किस तरह से फार्मर की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। दोस्तों देखिए, सब्सिडी से होता क्या है कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो फार्मर को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हाई रेट पे जो वो बोरो करता है वो नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको निगेटिव फैक्टर भी बताना होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सब्सिडी है तो उसमें क्या होता है, यूरिया फिर ज़्यादा यूज होने लग जाता है इन कंपेरिजन टू NPK।
तो लॉन्ग टर्म में जो सोइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इससे फार्मर की इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में एक नुकसान होगा। तो ये फैक्टर भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि जो सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये बताना होगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं। ये आपको जरूर एड्रेस करना होगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, तो उसको आप डिफाइन कीजिए। और फिर उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है क्रॉप इंश्योरेंस की, एमएसपी की, वो आपको वन बाय वन एड्रेस करनी होगी। फॉर एग्जांपल क्रॉप इंश्योरेंस, उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो एज ए कवर एक्ट करता है कि अगर मान लीजिए कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो किसान को इसका नुकसान नहीं होगा। एमएसपी में क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस जो है वो इंश्योर की जाती है, तो इससे बेनिफिट होता है किसान को। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। एंड लास्ट पॉइंट जो पूछा गया है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। फ्रेंड्स, क्या सिग्निफिकेंस होगी? सबसे पहला तो एक फिक्स मार्केट मिलता है फार्मर्स को, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। तो आप कंक्लूजन में कोई सोल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि जो अशोक दलवे कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन को हमको फुलफिल करना चाहिए। आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि सब्सिडी को रेशनलाइज किया जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं और ये सारे कंक्लूजन ही अच्छे माने जाएंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड इसका रिलेशन है इंटरनल सिक्योरिटी से GS3। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू द 2 of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concerns, ठीक है। Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking। और सबसे आखिर में पूछा है what counter measures should be taken to prevent the same। तो दोस्तों काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। वन बाय वन देखते हैं कि हमको किस चीज़ को एड्रेस करना है। सबसे पहले ये बताया गया है कि इंडिया की प्रॉक्सिमिटी है वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े ओपीएम ग्रोइंग स्टेट से, ठीक है। और इससे इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कंसर्न्स बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि किस तरह से इंडिया वल्नरेबल है। उसके बाद आपको बताना होगा कि ये जो ओपीएम ट्रेड हो रहा है, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसके साथ साथ काफ़ी सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि किस तरह से ये लिंकेज होता है। और सबसे लास्ट में आपको बताना होगा कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या उपाय आपको करने होंगे। तो ये वो सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको एड्रेस करने होंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देन आप बताइए कि इंडिया क्यों वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये सेकंड यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी, वल्नरेबल, ठीक है। देन आप ड्रग ट्रैफिकिंग का लिंकेज बताइए, जो बाकी की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद काउंटर मेजर्स, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। वन बाय वन देखते हैं उनको। दोस्तों किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे आप? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बड़े ओपीएम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको उसको डिफाइन करना होगा कि वो स्टेट्स कौन से हैं। आपको गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बताना होगा। और अगर आप ये मैप बना सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं, तो काफ़ी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है? ये जो लाओस, थाईलैंड और बर्मा वाला एरिया है। एंड गोल्डन क्रिसेंट कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। देन आपको बताना होगा कि इंडिया क्यों वल्नरेबल है। फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों लोकेशन के बीच में इंडिया की लोकेशन है। तो एक तो अगर कोई ड्रग को स्मगल करना है तो इंडिया बीच में पड़ेगा, मतलब इंडिया एक तरह से ट्रांजिट रूट की तरह एक्ट करता है, नंबर 1।
दूसरा, इंडिया डेस्टिनेशन बनता है इन ओपियम प्रोडक्ट्स की। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी होगी कि वाई इंडिया इज़ वल्नरेबल, क्योंकि दोनों तरफ से ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो इंडिया एक तो ट्रांजिट रूट बनता है और दूसरा एज ए डेस्टिनेशन वो एक्ट करता है। देन आप बताइए कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो काफ़ी हिली एरिया है और वहाँ पे जो ट्रैफिकर्स हैं वो काफ़ी आसानी से ड्रग्स को स्मगल कर सकते हैं, तो इसलिए इंडिया काफ़ी वल्नरेबल होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाली एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है और जनरली जो दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी इसके साथ लिंक होता है। तो वो लिंक आपको समझाना होगा कि किस तरह से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो प्रमोट करती है नार्को टेररिज्म को, गन रनिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। तो अब अगले पार्ट में आपको इस डायमेंशन को ऐड करना होगा। एंड दोस्तों, फंडा सिंपल सा है, क्योंकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो उस पैसे का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग में, इलेक्शंस में यूज़ कर लिया जाएगा, रियल इस्टेट में यूज़ कर लिया जाएगा, या फिर नक्सलिज्म टेररिज्म में उसका यूज़ कर लिया जाएगा, या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन के प्रोक्योरमेंट में उसका यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट जो डायमेंशंस है ये आपको यहाँ पे एड्रेस करनी होगी। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देने होंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो आप सप्लाई साइड सॉल्यूशंस दे सकते हो, एक आप डिमांड साइड सॉल्यूशंस दे सकते हो। सप्लाई साइड का मतलब क्या है कि ये जो ड्रग्स हैं ये इंडिया में आ ही ना पाए, तो इसके लिए आपको बॉर्डर मैनेजमेंट पे काम करना होगा। जो बॉर्डर सर्विलियंस है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, बॉर्डर मैनेजमेंट को और अच्छा कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो सेंटर, स्टेट और जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन दूसरा होता है डिमांड साइड। देखिए, ड्रग्स हैं लेकिन अगर उसको कंज्यूम करने वाले कोई नहीं होंगे तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको बताना होगा कि जो डिमांड साइड जो इश्यूज हैं उसको किस तरह से आप रिजॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल, जो यूथ है आप उनको अवेयर करिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह होना चाहिए, उनको एजुकेट कीजिए कि ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट वगैरह होता है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे जो काउंटर मेजर्स हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो किस तरह से कंक्लूड कर सकते हो? आप बात कर सकते हो कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा कंक्लूजन होगा। आप इंडियन मूवीज़ के रोल को यहाँ पे लिख सकते हो कंक्लूजन में, इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा कि किस तरह से मूवीज़ के थ्रू आप यूथ को जो है एजुकेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको सारी की सारी जो पार्ट्स हैं उसको एड्रेस करना होगा। अब दोस्तों, हम एक लर्नर की आंसर शीट देखते हैं। इन्होंने केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, जो सब्सिडी वाला क्वेश्चन है। देखिए, इन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया है उसमें इन्होंने काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा है, अराउंड 7 to 8 लाइंस इन्होंने लिख दी हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का। अगर 10 मार्कर है और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन सफिशिएंट होता है, इससे बड़ा कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन आप मत लिखिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इनकम, लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से आपने लिखा है, तो आपको अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। इसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन है वो सही नहीं है। आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को बताया है और सोल्यूशन को बताया है, जबकि हमको वो नहीं करना है। आप पहले बताइए कि सब्सिडी क्या होती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया है ये तरीका सही नहीं है। देन आपने बताया है कि किस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट होता है सब्सिडी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं यही कहूँगा कि एक तो थोड़ा हैंड राइटिंग पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, और ये जो कटिंग वगैरह करते हैं इसको आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेसिफिकली पूछी गई है तो उसकी आपको अलग हेडिंग देनी चाहिए, और उसमें क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है ये चीज़ आपको बतानी होगी। ऐसा आपने नहीं किया है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए और हेडिंग के अंडर में आप उसका जो पॉजिटिव और जो निगेटिव पॉइंट है वो आपको लिखना होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अगली डायमेंशन आपने क्या की है, आपने सिग्निफिकेंस बताई है। फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव इश्यूज बताने थे, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और इससे हुआ क्या
कि जो सेकंड पार्ट है सिग्निफिकेंस, उसके लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बचा, तो आपने केवल उसको ब्रीफ में लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं वही कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में लिखने का काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको केवल रिलेवेंट पॉइंट ही लिखने होंगे ताकि आप सारी की सारी डायमेंशन को एड्रेस कर सकें। आपने क्रॉप इंश्योरेंस की सिग्निफिकेंस बताई है, देन आपने एमएसपी की सिग्निफिकेंस भी बताई है, लेकिन दोस्तों जो थर्ड सिग्निफिकेंस है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जो सिग्निफिकेंस है, वो आपने इतनी अच्छे से नहीं बताई है। ठीक है, आपने केवल ये लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो प्रमोट होगी और इससे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसको इंकरेज होगा, तो ये एक अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको इस पर वर्क करना होगा। देन आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा है ये कंक्लूजन तो नहीं है, क्योंकि आपने ये एरो यहाँ पे मार्क किया है। फ्रेंड्स देखिए, आपको हर आंसर में कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है, और जो आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो लिखा है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, कोई सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, आपने कोई सोल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश नहीं की है। तो इस तरह से ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको अपने आंसर में इम्प्रूव करनी होगी। फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।